प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र सेकंड में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इसी कारण से भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। अध्ययन की दृष्टि से सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला सामान्य काल की शक्तियां और दूसरा है संकट काल की शक्तियां। सामान्य कालिक शक्तियां में क्या क्या बातें आती हैं उनका अध्ययन करेंगे। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनका अध्ययन निम्नलिखित 4 शीर्षकों के आधार पर हम कर सकते हैं, जिसमें पहला है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है। संघ के सभी अधिकारी उसके अधीन हैं। उनकी इन शक्तियों में अनेक बातें रखी गई हैं, वो इस प्रकार से हैं। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है और संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और साथ में है इनका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार से शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन के संबंधित सभी मामलों में समुचित सूचना पाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों में के विषय में सूचना दें, जिसके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगता है तो मांगे। अगला है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति या उनको पदच्युत करना। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं विदेशों में राजदूत आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कतिपय प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राज्य भाषा आयोग तथा अन्य पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने संबंधी आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों के साथ साथ राज्यपालों, महान्यायवादियों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन इनसे भी कुछ अधिकारियों को पदच्युत के संबंध में विशेष प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार की जाती है। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन से भी विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट रूप से नहीं हो तो आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाए और लोकसभा के दल में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कुछ ऐसे अवसर प्राप्त आए हैं जिसमें पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद में प्रधानमंत्री पद पर तरुण सिंह का चयन हुआ। दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद में प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपना विवेक का प्रयोग किया। तो और इसके साथ ही 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के चयन में भी राष्ट्रपति की भूमिका आवश्यक रही। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका रही है। भारत की दलीय व्यवस्था में एक दलीय प्रधानता की स्थिति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। संघीय स्तर पर भी इस प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल चलता रहता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के नियमों और निर्माण होते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और इसके साथ ही नियंत्रण, महालेखाकार परीक्षक के प्रशासनिक शक्तियों और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों को संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम। इसके साथ ही संघ की इकाइयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
वह राज्य सरकारों के निर्देश, नियंत्रण और समन्वय करता है। समन्वयी नीति के राज्यों के पारस्परिक विवादों को निपटारा के संबंध में परामर्श देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करता है। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय मामलों में प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संघ और वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतों के लिए राजदूतों और कूटनीतिज्ञों के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूतों कूटनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। पर जहां वे विदेशों के संधि और समझौता करने का संबंध है, वो यद्यपि वे संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु इसके संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथों में रहती है और इन संधियों और समझौतों को संसद के द्वारा अनुसमर्थन आदि आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव ही यह निश्चय किया कि वो सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारत के राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत कम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जा सकता है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। इनमें भारत के राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता ही है। प्रधान तो है ही, भारत की संसद का भी अभिन्न माना है। इसके रूप में राष्ट्रपति विधायी क्षेत्रों की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र का प्रशासन के संबंध में अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है, उसके द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अभिभाषण देता है। अभिभाषण में ब्रिटेन के सम्राट के भाषण की तरह ही शासन की नीति का वर्णन किया जाता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी अन्य सदन का संदेश देने के अतिरिक्त उसकी बैठक भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में वह उसकी संयुक्त बैठक बुलाता है। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत वो कर सकता है। अब हम बात करते हैं विधायकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद के द्वारा पुनः संशोधन कर बिना संशोधन से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी। इस प्रकार के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है और इसके संबंध में अमेरिका राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक और अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति अस्वीकृति विधेयक को दूसरी बार पास होने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन को 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है, जो साधारण संभव नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पारित किए गए अधिवेशनों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त होगा। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यों के संबंध में विधेयकों की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। यदि कोई राज्य निम्नलिखित विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वे अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें पहला है राज्यों द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। दूसरा है वे अधिनियम जो विषय पर निर्मित किए गए जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, उनको संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध किया है।
इसके साथ ही विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक। राष्ट्रपति इसकी टिप्पणी कर सकता है और इसके संबंध में डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा लिखते हैं कि राज्यों के विशेष प्रकार के अधिवेशन को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति की शक्ति को वास्तविक तथा अबाध है। इसके साथ ही किसी भी राज्य के अंदर दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा से प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति करना आवश्यक है। और इसके साथ ही इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रोफेसर A.B. लाल के शब्दों में, लिखित संविधान या संसदात्मक शासन वाले अन्य किसी देश में राज्याध्यक्ष को इतनी अधिक विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जितनी कि भारत के राष्ट्रपति को है। अब हम वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे। राष्ट्रपति का वित्तीय क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष की आय और व्यय को अनुमानित विवरण रखवाएगा और उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक का अनुमोदन की मांग लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। राष्ट्रपति किन्हीं अपराधी को क्षमा कर प्रदान कर सकता है या उन्हें दंड या स्थगित या कम कर सकता है। निम्न प्रकार से सजा पाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग में ला सकता है, जिसमें पहला है उन सब बातों पे जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा किया जाता हो। दूसरा है उन बातों को जहां मृत्युदंड दिया गया हो। किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधित शक्ति या राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों में सैनिकों के अधिकारों की क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार उन सब मामलों में अपराधों पर प्रभाव होगा जिनके संबंध संघ की शक्तियाँ संबंधी अपराधों से होगा। किंतु राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों में संबंधित अपराधों को क्षमादान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने उक्त मामलों पर वे राज्य कार्यपालिका शक्ति को अलग से न मान लिया हो। अब हम बात करते हैं राज्यों से संबंधी अधिकार। राज्यों से संबंधी अधिकारों में हम बात करते हैं राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका वरन समस्त भारतीय संघ का प्रधान है। राष्ट्रपति को भारतीय संघ के 29 राज्यों और 27 संघीय क्षेत्रों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहली बात ये बताई गई है कि राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपालों को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख ले। संसद के अनुसार यदि राज्यों को विधानमंडलों में ऐसा कोई कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालयों के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर लागू करने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वहन की आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना होगा। राष्ट्रपति उन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। विधेयक विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसके अतिरिक्त वो कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में विधानमंडलों में प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त संबंधी कुछ इस अधिकार हैं। यदि संसद का कोई ऐसा कर लगाना जा रही हो जिसमें राज्य प्रभावित हो सकते हैं तो संसद राष्ट्रपति को उसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। तीसरा है राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसी समयों की संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हों। इस प्रकार से संकटकालीन की शक्तियों की बात करें। संकटकालीन की शक्तियों में संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान के राष्ट्रपति को कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियां, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान में संकटकालीन प्रावधानों का अब तक के वर्षों से बहुत अधिक संशोधन परिवर्तन का विषय रहा है, जिसमें 1975 में लागू आपात 42 संविधान संशोधन 1976 के आधार पर संकटकालीन प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया जाए। लेकिन आपातकालीन संकटकालीन प्रावधानों को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है उन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। अब हम बात करते हैं संकटकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352 जो युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र की स्थिति संबंधी संकटकालीन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दूसरा जो संकटकालीन है राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उत्पन्न संकटकालीन शक्तियाँ 356 है, जिसमें ये बताया गया है कि संविधान के द्वारा संघीय सरकार द्वारा उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और ये देखा जाता है कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है और अगर ये नहीं चलाती है तो राष्ट्रपति को राज्यपाल प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा 356 के अनुसार और ये बताएगा कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसमें राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो संकटकालीन शक्तियों की घोषणा कर सकता है।
इसके साथ ही तीसरी जो संकटकालीन शक्ति है वो अनुच्छेद 360 के अनुसार है। जब राष्ट्रपति को ये आश्वासन हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनकी भारत की वित्तीय स्थायित्व के साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वह अवधि निर्धारित करता है, जो एक प्रकार से संकट की घोषणा है। इस अवधि में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ एवं राज्यों की सरकारों के अधिकारियों के वेतन में अतः जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी शामिल हैं, आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस प्रकार की बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। संघ की कार्यकारिणी राज्यों की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकता है। अतः राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधी धन संबंधी बंटवारे को आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। देश में वित्तीय संकट लागू अभी तक नहीं हुआ है। धन्यवाद।